वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 का एरिथमेटिक वाला सेक्शन, जिसमें डेटा सफिशिएंसी के सवाल होंगे, कुछ डायरेक्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स वाले सवाल होंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, है ना। ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी का सवाल है ना। सवाल पूछा है, हु इज द एल्डर पर्सन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी में एल्डर कौन है, बड़ा कौन है ना। तो एजेस से रिलेटेड सवाल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है, द एज ऑफ ए आफ्टर 16 ईयर्स, एज ऑफ ए आफ्टर 16 ईयर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एजेस ऑफ 3/4 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड 3/5 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, एक रिलेशन तो ये दिया गया। सेकंड हमको दिया गया है, बी इज 27 ईयर्स एल्डर देन हिज सन। सो लेट सपोज सन की एज है एक्स, तो बी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 27, राइट। एंड ए इज 32 ईयर्स एल्डर देन बी सन, तो बी के सन की एज हमने एक्स मान रखी है, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 32, राइट। तो यहां से मुझे ए और बी में डिफरेंस मिल जाएगा, ए माइनस बी। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ, ए माइनस बी 5 आ गया। और थर्ड स्टेटमेंट से हमको क्या मिलेगा, थर्ड स्टेटमेंट से हमें दिया गया, थर्ड स्टेटमेंट में 6/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी 6/5 ऑफ ए इज इक्वल टू एज ऑफ सी 8 ईयर्स हैंस, यानी सी प्लस 8 के बराबर है, राइट। तो ये 3 चीजें हमें दी गई हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि कैसे इस सवाल का आंसर आ सकता है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ए और सी की एजेस को कंपेयर करना है। ए और सी को कंपेयर करना है कि ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है। ठीक है, तो कैसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर तो ए और सी के बारे में जानकारी दी गई है, पर जैसे कि अगर मैं देखूं तो ए को हमने बढ़ाया है, 6/5 टाइम्स करने का मतलब 20% बढ़ाना। तो ए को बढ़ाया है तो सी को भी तो यहाँ पर बढ़ाया है, राइट। अगर ए को बढ़ाया है तो सी को भी यहाँ पर बढ़ाया है ना। और फिर ये दोनों जब कहीं जाकर इक्वल हुए हैं, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी, मतलब ए और सी की प्रेजेंट एजेस में क्या रिलेशन है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर सपोज ये होता, इसकी जगह रिलेशन ये होता, आप ये सोचो, जरा डेप्थ में सोचो इस चीज को, 4/5 ए बराबर होता C+8, 4/5 ए बराबर होता C+8 के। तो हमें यहां पर देखो क्या मिल जाता, यहां पर हम ये कहते हैं कि C बराबर 4/5 ए माइनस 8, है ना। मतलब C जो है ए के 4/5 से, मतलब 4/5 ऑफ ए ऑलरेडी लेस देन ए, मतलब 4/5 ऑफ ए जो होगा वो तो लेस देन ए ही होगा, और उससे भी 8 कम। मतलब ए को छोटा किया हमने और उससे में भी 8 कम किया, तब जाकर सी आया। तो यहां से तो मैं कह सकता था कि ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन सी, है ना। मतलब ए को छोटा करने के बाद भी सी उससे 8 साल छोटा है, राइट। ए की एज को कम करने के बाद भी 8 साल कम है। तो यहां मैं कह सकता था, पर इस केस में नहीं कह सकता, बिकॉज यहाँ पर 6/5 टाइम्स किया गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी हो जाता अगर वो तीसरा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे देते, 6/5 की जगह 4/5 दे देते। लेकिन अब तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, यहाँ ए और सी के बारे में कुछ कहा नहीं गया, और यहाँ पर ए और सी के बारे में कहा गया पर बी भी इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, बी को हम ए के टर्म्स में लिख सकते हैं और सी को भी ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस 16 इक्वल्स टू 3/4 सी। व्हाट इज सी, सी को हम यहां से लिख सकते हैं 6/5 ए माइनस 8, राइट, प्लस 3/5 बी, 3/5 बी। तो बी इज वॉट, बी को यहां से लिख सकते हैं A-5, बी को लिख दिया हमने A-5, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो A+16 इक्वल्स टू दिस इज 18/20, 18/20 मतलब हो गया 9/10, 9/10 A, दिस इज वॉट, 4 से गया 2 टाइम्स, तो -6 प्लस 3/5 A -3, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A+16 इक्वल्स टू 9/10 प्लस इसको 6/10 लिखा, तो 9 + 6 15/10, दैट मीन्स इट इज 3/2A -9,
तो 3/2 माइनस ए मतलब a/2 बराबर 16 + 9 हो गया 25, तो a की वैल्यू आ गई 50। जैसे ही a की वैल्यू 50 आ जाएगी हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5 मतलब 60 माइनस 8 52। तो a और c में एल्डर कौन है, c एल्डर है, c बड़ा है ना। c की एज 52 है, a की एज 50। ये हम कैसे निकाल पाए, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके, तीनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। सो आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। सारे के सारे स्टेटमेंट मिलकर इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। यस, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, two boats A and B are rowing in two different rivers M and N, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट B in 12 hours traveling downstream। तो बोट B 12 hours में डाउनस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो देखो बोट A के लिए रिवर की स्पीड, मतलब बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड x1 और y1 है, और बोट B के लिए बोट की स्पीड x2 और रिवर की स्पीड y2 है। दोनों के लिए मैंने रिवर की स्पीड अलग अलग क्यों ली है, क्योंकि दोनों अलग अलग रिवर में ट्रेवल कर रही हैं, तो रिवर की स्पीड डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग होंगी। मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बी इन 12 आवर्स ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम। यानी 12 आवर्स में ये डाउनस्ट्रीम चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी, x2 + y2 की स्पीड से। ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, राइट। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, बोट बी कैन कवर 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। बोट बी 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है 4 आवर्स में, तो बोट बी की अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 96/4 विच इज 24। तो बोट बी की अपस्ट्रीम स्पीड हो गई x2 - y2, दैट इज नथिंग बट 24, ठीक है। एंड टू बोट्स ए एंड बी कैन कवर 360 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर, अभी इसको देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स इन बोथ द रिवर्स इज 7, है ना। तो मतलब y1 = y2 = 7, ये सेकंड में दिया गया। और थर्ड में क्या दिया गया है हमको, थर्ड में दिया गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बी इन y yards डाउनस्ट्रीम। तो y yards डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम इज नथिंग बट x2 + y2 is 150 more than the distance covered by boat B in y + 5 hours traveling upstream। तो y + 5 hours traveling upstream, upstream means x2 - y2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 150, राइट। तो यहाँ पर y इज समथिंग अननोन, जो कैपिटल Y जो टाइम है वो अभी अननोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना पड़ेगा अगर मुझे x2 y2 की वैल्यू पता लग जाए, इनका सम पता लग जाए। वो कैसे पता चल सकता है, आप जरा देखो इस चीज को। अगर देखो मुझे यहाँ पर y2 पता है, अगर मैं इन दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देता हूं तो मुझे यहाँ पर y2 पता है, और जैसे ही मुझे y2 पता लगेगा x2 तो पता लग ही जाएगा। y2 की वैल्यू 7 यहाँ रख दो, 24 + 7 क्या हो गया, x2 हो गया। तो इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके x2 और y2 दोनों पता लग सकते हैं, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय कंबाइनिंग स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर, ठीक है। तो इसका ये आंसर हुआ। तीसरा सवाल देखिए, ये भी डेटा सफिशिएंसी का ही सवाल है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर है। द स्पीड ऑफ बोट ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इज 24 km/h। तो 24 km/h है अपस्ट्रीम स्पीड, x - y इज 24। द बोट कैन ट्रेवल p किलोमीटर इन q आवर्स, है ना, वाइल ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम। तो p किलोमीटर डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम स्पीड तो हमें पता ही है 24, एंड टाइम इज q आवर्स, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये दी गई, दूसरी चीज हमें ये दी गई p और q में रिलेशन। एंड 144 किलोमीटर इन q आवर्स वाइल ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम। तो 144 डिस्टेंस है, टाइम इज q आवर, ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई x + y। यस, ये हमें दिया गया, ओके। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x - y is, this is not in, is r hours more than that while traveling the same distance downstream। तो same distance downstream चलेगी 216 / x + y,
और इन दोनों का जो डिफरेंस है टाइम का वो है आर आर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट इन, और स्पीड ऑफ द बोट, तो y/x हमको यहाँ पर निकालना है, राइट, y/x निकालना है। ठीक है, तो ये चार चीजें मुझे दी गई हैं। इनफैक्ट मैं x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ 24, 24 से 9 बार चला गया, तो x प्लस वाई और r के बीच में एक रिलेशन यहाँ आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमसे कहता है p माइनस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज ग्रेटर देन 102, दैट इज समथिंग एब्सर्ड। कुछ अजीब सी चीज यहाँ पर दे रखी है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसा दिया है, p प्लस क्यू प्लस आर ग्रेटर देन 14। p प्लस क्यू प्लस आर को कैसे रिलेट करोगे, दिस बिकम्स क्वाइट टफ। सेकंड स्टेटमेंट को पकड़ो जरा। सेकंड स्टेटमेंट मैंने देखा, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर p स्क्वायर किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 18 आवर्स। ठीक है, p स्क्वायर किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर p स्क्वायर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो p स्क्वायर तो हो गई डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई x प्लस वाई, एंड टाइम हो गया 18 आवर्स। दिस इज गिवन टू यू इन सेकेंड, है ना। तो क्या हम यहां से कुछ निकाल सकते हैं? यस, देखो p स्क्वायर को मैं q के टर्म्स में रख सकता हूं, है ना, और x प्लस वाई भी मुझे q के टर्म्स में पता है ना। तो मैं काम करता हूँ, q को एलिमिनेट करता हूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ। p अपॉन 144 इक्वल्स टू 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्यू गॉट कैंसल्ड, क्यू हमारा कैंसिल हो गया, राइट। तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालूंगा तो इधर 144 चला गया, 144 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो p स्क्वायर को मैं क्या रख सकता हूँ, p स्क्वायर को रख सकता हूँ मैं 24 स्क्वायर इंटू 144 स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट, एंड दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू 18। जब मैं इधर ले जाऊंगा तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब बराबर समथिंग, है ना, यानी कि यहाँ से मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पहले ही नोन है, ऑलरेडी नोन है, तो एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों का रेशियो भी आ जाएगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यस, स्टेटमेंट 2 से इसका आंसर आ सकता है आराम से, है ना। तो दैट वाज अबाउट द प्रीवियस वन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज p, कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है p रुपीज, इट इज मार्क्ड अप बाई q%, q% मार्कअप किया। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जितने सवाल मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, जैसे ही सवाल आपके सामने आता है वीडियो को आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, है ना, और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। q% मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया 25% का, है ना, बिकॉज ऑफ विच द प्रॉफिट अर्नड इज q+20। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस वाज p एंड प्रॉफिट इज q+20, तो p प्लस q+20। इफ द आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई q+5%, अगर आर्टिकल को q की जगह q+5% मार्कअप किया गया होता, है ना, एंड द सेम परसेंट डिस्काउंट इज गिवन, मतलब 25% का ही डिस्काउंट दिया गया होता, तो प्रॉफिट अर्न वुड हैव बीन q+65, तो सेलिंग प्राइस p प्लस q+65 हो जाता। तो हाउ वी कैन रिलेट देम, बिकॉज यहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो हम कहेंगे कि p इंटू, देखो कोई भी चीज अगर p x% से इंक्रीज होती है तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज ऑलवेज 1 प्लस एक्स बाई 100। अगर q% से इंक्रीज हुआ है तो इट विल बिकम 1 प्लस क्यू बाई 100। अगर 25% मैंने किसी चीज को कम कर दिया तो वो कितना बचा, 1/4 कम हो गया, तो 1 माइनस 1/4, यानी कितना बचा अपने आपका 3/4 बचा, एंड दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस p प्लस q+20। नाउ अगर यहां पर इसको ऐसे ही रिलेट किया तो p इंटू 1 प्लस दिस इज q+5/100 इंटू यहाँ पर भी 25% कम किया तो 3/4 बचा, एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस q+65। अब हमें क्या करना है, इस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ भी p प्लस क्यू है, यहाँ भी p प्लस क्यू है, तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। तो जब मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस करूंगा तो p इंटू 3/4 तो यहाँ कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, q/100 से q/100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 5/100, बचा केवल 5/100। यहाँ पर इन ये दोनों कैंसिल हो गए, 65 माइनस 20 बिकम्स 45, 5 3 15, 15 से गया 3 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 12, 1200 आ गई, p की वैल्यू आ गई 1200। यस, p की वैल्यू क्या आ गई, 1200। ठीक है,
पी की वैल्यू जैसे ही 1200 आई मैंने 1200 को यहाँ रख दिया और क्यू की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 1+Q/100 इंटू 3/4 एंड दिस बिकम्स 1200 प्लस 20 यानी 1220 प्लस Q, राइट, यही बनेगा। अब 4 से गया 3 बार, 300, 300 इंटू 3 900, राइट, तो ये हो गया 900, अंडर मल्टीप्लाई कर दिया 900/100 यानी 9Q एंड दैट इज इक्वल टू 1220 प्लस Q, राइट, तो 8Q की वैल्यू आ जाएगी 320, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 40। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। P और Q दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें रिलेशन बताना है कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है 0.25Q, 0.25 का मतलब 1/4 ऑफ Q, 1/4 ऑफ सॉरी P, 1/4 ऑफ P इज व्हाट 300 बराबर 1.2Q, 1.2Q मतलब 1.2 इंटू दिस नंबर विच इज 48 माइनस 13 स्क्वायर इज 169। क्या ये दोनों बराबर आएंगे? नो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा 0.5Q मतलब 0.5P, तो P का आधा कितना हो गया 600, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू Q यानी 15 इंटू 40 विच इज नथिंग बट 600, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बेसिक, है ना, सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल देखो बेसिक जो फंडामेंटल है वो हमेशा आपके काम आते हैं, स्पेशली मेंस एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी सवाल को बहुत प्यार से सॉल्व कर दोगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, है ना, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, है ना। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 244 लेस देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो मैं तीन चीज लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 224 लेस देन, अच्छा एक काम करते हैं, डेटा सफिशिएंसी का इसके आगे तो सवाल है नहीं, अच्छा एक और है, इसे एक सवाल हम होमवर्क के लिए भी रखते हैं, ये वाला, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैंने एक प्रॉफिट लॉस वाला सवाल अभी अभी कराया है, तो इस सवाल को आप होमवर्क में ट्राई करना, आगे और बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार होमवर्क में ट्राई करना, है ना, और इसका आंसर कमेंट में बताना, फिर लास्ट में भी दिखा दूंगा ये क्वेश्चन। अगले वाले पर चलते हैं, मिक्सचर वाला सवाल अब लेते हैं, है ना, ये सवाल देखो, टू मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, दो मिक्सचर 3:2 के रेशियो में, मतलब उनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 3:2 के रेशियो में है। Mixture A contains X% milk, A% water. B contains Y% milk, B% water. Mixture B is mixed with A, then the final quantity of milk becomes 23% of the total mixture. Find the quantity of milk in the final mixture if X plus Y is 45. Yes, तो देखो होगा क्या कि इसको मैंने 3:2 के रेशियो में मिलाया है, एक में X% मिल्क है, दूसरे में Y% मिल्क है, दोनों को मिलाने पर टोटल कितना आएगा वो हम वेटेड एवरेज से निकाल सकते हैं, n1 इंटू ए1 प्लस n2 इंटू ए2 यानी 3x प्लस 2y अपॉन n1 प्लस n2 यानी 3 प्लस 2 5 बराबर टोटल 23 आएगा, तो 23 इंटू 5 हो जाएगा, 5 नीचे से आकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज 115। एक और रिलेशन हमको यहाँ पर दिया गया x प्लस वाई इज 45, तो यहाँ से मैं सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y बराबर 90, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो x की वैल्यू आ गई कितनी 115 माइनस 90 यानी 25, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 45 माइनस 25 यानी कि 20। x और y की वैल्यूज हमारे पास आराम से आ जाएंगी। तो स्टेटमेंट 1, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो जब हम इनको मिला देंगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आएगी, तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इनिशियल टोटल क्वांटिटी थी कितनी, अभी तो मुझे केवल रेशो पता है ना, जब मुझे एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है तो इनकी एक्चुअल वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x% y% तो मुझे पता है, मिल्क वाटर हमें हम निकाल लेंगे, लेकिन टोटल हमें पता होना चाहिए। पहले स्टेटमेंट का तो कोई मतलब है ही नहीं, बिकॉज x माइनस वाई बराबर 5 ये तो हमें भी दिख रहा है, ये इन्होंने अलग से दिया है, इसका कोई भी यूज नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए इज 60 लीटर्स आउट ऑफ विच 15 लीटर्स इज मिल्क। तो मिल्क देखो, अब मुझे ये पता है कि मिक्सचर ए टोटल था 60 लीटर, है ना, और मिल्क था उसमें कितना x% यानी 25%, है ना, तो यहाँ पर मिल्क आ जाएगा 15 लीटर।
अच्छा इनका रेशियो 3:2 था, तो ये 40 हो गया बी में। अगर ए में था 60 तो बी में 40 हो जाएगा, बिकॉज रेशियो वॉज 3:2। और इसमें था y% मतलब 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 8। तो दोनों को मिलाने के बाद मिल्क कितना आएगा, 15 + 8 23 लीटर आ जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई सेकंड अलोन। सेकंड अलोन सफिशिएंट है। अगर थर्ड अलोन को देखें तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है 15 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम ए, तो ए में से मैंने 15 लीटर मिक्सचर निकाला एंड मिक्स्ड विद बी, तो बी की टोटल क्वांटिटी कितनी थी हमें नहीं पता, लेट्स सपोज बी की टोटल क्वांटिटी थी पी लीटर्स, है ना, बी की टोटल क्वांटिटी थी पी लीटर्स। देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बी बिकम्स 40 लीटर्स। तो देखो इसमें वाटर कितना होगा, हमें ये पता है कि इसमें मिल्क है कितना 25%, तो वाटर कितना होगा 75%। 75% मतलब टोटल का 3/4। और इसमें वाटर कितना होगा 80%, बिकॉज मिल्क 20% है तो वाटर 80% होगा, 4/5, एंड टोटल वाटर बिकम्स 40 लीटर्स। तो मुझे यहां से पी की वैल्यू मिल जाएगी। पी की वैल्यू मतलब सेकंड वाले वेसल में, यानी कि वेसल बी में टोटल क्वांटिटी कितनी थी वो मिल गई। जब बी का टोटल मिल जाएगा तो ए का टोटल भी मिल ही जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो पता है। और फिर दोनों में मिल्क भी निकल ही जाएगा, क्योंकि 25% और 20% हमें पता है। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो इज सफिशिएंट। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसके आगे तो आप इमेजिन करके आंसर कर सकते हो। तो आइदर 2 अलोन और 3 अलोन, तो आंसर इज आइदर 2 अलोन और 3 अलोन। तो डेटा गिवन इन आ गया 2 अलोन और 3 अलोन इज सफिशिएंट, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, a right circular cylinder tank of radius r meters and height r plus 7 meter contains oil, है ना। The entire quantity of oil is taken out from the cylindrical tank and poured into n number of hemispherical bowls such that each bowl is filled with its maximum filled to its maximum capacity. If the maximum capacity of each bowl is 11 r cube upon 42 meter cube, then which of the following are the possible values of n? ठीक है, आर एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो जो भी सिलेंडर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, जो उसमें टोटल क्वांटिटी होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इज 22/7, रेडियस इज आर स्क्वायर इंटू एच इज वॉट आर प्लस 7। और एन नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल्स में हमने इसको पुट किया पूरे को, और एक बाउल की जो कैपेसिटी दी गई है वो हमें दी गई है 11 आर क्यूब अपॉन 42, यही दी गई है। हमें हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैक्सिमम कैपेसिटी हमें दे दी गई आर के फॉर्म में, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम हमने रख दिया, जैसा कि हम करते हैं। तो 7 6 टाइम्स 11 2 टाइम्स, राइट। आर स्क्वायर से पावर कैंसिल होगी, केवल आर बचेगा यहाँ पर। तो 2 इंटू आर प्लस 7, 2 इंटू 6 हो गया 12, 12 इंटू आर प्लस 7 अपॉन आर बराबर एन। तो दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 आर अपॉन आर इज 12 प्लस 12 इंटू 7 84 अपॉन आर। नाउ वी नो कि एन एंड आर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो हमने एन की वैल्यू आर के टर्म्स में निकाली। अब मुझे बताओ कि क्या 13 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं आर की वैल्यू 84 रख देता हूं तो 84 प्लस 84 डिवाइड बाई 84 1 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो 13 इज क्वाइट पॉसिबल। 8 पॉसिबल है क्या? नहीं, ये 12 से तो ज्यादा ही है ना, 12 प्लस समथिंग, तो 8 तो नहीं हो सकती, उसके लिए आर को नेगेटिव होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। रेडियस नेगेटिव तो नहीं हो सकती। 14 पॉसिबल है, यस। 16 पॉसिबल है, यस। 16 के लिए 12 प्लस 4 आना चाहिए, 4 रख लाने के लिए आर को 21 रख देंगे, 21 से गया 4 बार, 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। 17 लाने के लिए 12 प्लस 5 होना चाहिए, पर 84 डिवाइडेड बाई सम इंटीजर कैन नॉट बी 5 बिकॉज इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। किसी इंटीजर से हम डिवाइड करें भाई 5 आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 5 का मल्टीपल ही नहीं है। दैट्स व्हाई 17 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल वैल्यूज आर 1 and 3, 1 ओनली 1 and 3, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन वाई डेज। तो एक्स मैन, एक मैन की कैपेसिटी कितनी है? लेट्स सपोज एम, एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क इन वाई डेज, तो दिस इज द टोटल वर्क। एंड वाई विमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, तो दोनों ही टोटल वर्क हैं, तो दोनों को मैंने इक्वेट किया, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, मतलब मैन और विमेन की कैपेसिटी बराबर है। मैन और विमेन की कैपेसिटी बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि मैन अपॉन विमेन इज 1:1। दैट मीन्स मैन की कैपेसिटी 1 मान ली और विमेन की कैपेसिटी 1 मान ली। मतलब कैपेसिटी का मतलब है कि एक दिन में एक मैन और एक विमेन एक एक यूनिट काम करते हैं।
दोनों एक एक यूनिट ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20 मैन एंड 16 वीमेन टोटल कितना काम करेंगे एक दिन में? 20 + 16 यानी 36 यूनिट्स, एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 53 1/3 days. That means what? 53 into 3 is 159 plus 1 160/3. तो 160/3 days में काम को पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज टोटल वर्क। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क आ गया। यस, दिस इज वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया? 3 से गया 12 बार, 12 इंटू 16 इंटू 2 32, 19, 1920 यूनिट, 1920 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पर बोला है 20 मैन एंड 24 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो मतलब कितना यूनिट काम कर रहे हैं ये? 44 यूनिट्स एक दिन में, एंड दे वर्क फॉर 0.6 डेज। 0.6 डेज में काम पूरा कर लेते हैं, मतलब इतने दिन तक काम करते हैं। आफ्टर दैट बी नंबर ऑफ बॉयज डिड द वर्क इन 0.45 डेज। तो बी नंबर ऑफ बॉयज हैं। अब एक बॉय की कैपेसिटी क्या है दैट वी डू नॉट नो। तो बॉय की कैपेसिटी हम x मान लेते हैं। लेट्स सपोज एक बॉय एक दिन में x यूनिट करता है, एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 0.45 days में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड विच बी नंबर ऑफ बॉयज कैन कंप्लीट इन d days। मतलब पूरे काम को बी नंबर ऑफ बॉयज d days में कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि अगर, अब इसको हटाओ, सब बी नंबर ऑफ बॉयज वाले कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो कि अगर बी बॉयज काम को d days में कर सकते हैं, तो 0.45 d days में उन्होंने कितना काम किया होगा? 45%। भाई 0.45 का मतलब ही है 45%। तो 45% काम इनको करना पड़ा, मतलब 45% बचा था। और अगर 45% बचा था मतलब इन्होंने पहले से कितना कर लिया था? 55%। यानी कि दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड 55% ऑफ द वर्क, 55% ऑफ 1920। सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ, राइट। बॉयज वाली इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने 11 से काटा इसको 4 बार, 11 से काट दिया इसको 5 बार, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 24। 24D इक्वल्स टू 5 इंटू 192, ठीक है। ये गया इससे 8 बार, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इंटू 5 40, जो कि हमें निकालनी थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D इज व्हाट? 40। ठीक है, आसान था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर बेस्ड है। G + 24 गर्ल्स एंड 10 men and 14 women together can complete work in 16 days, है ना। तो G + 24 गर्ल्स, अब एक गर्ल की कैपेसिटी x मान लो, है ना। 10 men and 14 women मतलब टोटल 24 यूनिट्स एक दिन में करेंगे, ठीक है। ये एक दिन में x यूनिट्स कर रही है एक गर्ल, और ये टोटल 24 यूनिट कर ही रहे हैं। एंड दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। इन्होंने 16 दिन काम किया, काम हो गया पूरा। यानी काम कितना था? 1920 यूनिट, ये पूरा हो गया, ठीक है। And if G girls work together, they could have completed the same work in 26 days. तो G girls डेली x यूनिट काम करके काम को 26 दिन में पूरा कर सकती हैं, है ना। 26 दिन में कितना करेंगे? इतना, एंड दैट इज 1920, ठीक। 26 डेज में पूरा कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, है ना। तो यहां से हम G की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो G की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखो Gx, ये आएगा Gx + 24 x, Gx + 24x। तो Gx की वैल्यू यहां से रख देंगे, है ना। और फिर 24x बचेगा केवल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 से, तो ये कट ही जाएगा ना 120 बार, है ना। तो 120 - 24 कर देंगे तो 96 हो गया, है ना। G + 24 x की वैल्यू 120 - 24 हो गया 96, है ना। फिर हम एक काम कर सकते हैं, G की वैल्यू या इनफैक्ट x को रिप्लेस कर सकते हैं। x इज 1920, G + 24 x की वैल्यू रख दो 1920 अपॉन 26 G, है ना। ये रख सकते हैं x की वैल्यू, एंड दैट इज 96। इसको इधर ले गए, कैंसिल वैंसिल करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, तो G की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, राइट। G की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ये भी आसान है। और तीसरा सवाल और भी आसान है। 15 मैन 12 वीमेन काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो एक दिन में 15 + 12, देखो दोनों एक एक यूनिट कर रहे हैं, तो 27 यूनिट करेंगे, और टोटल काम है 1920। कितने दिन में करेंगे ये बताना है।
9 से काट दो, नहीं 3 से काट दो, 9 बार 3 से काट दो, 3 इंटू 6 18, 4 9 इंटू 7 63 बचेगा, 9 इंटू 1 9 बचेगा, 1/9 71 1/9 आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप से पूछा गया ये सवाल। ये सवाल क्या है? अमन प्रीति एंड सृष्टि स्टार्टेड अ बिजनेस। अमन प्रीति एंड सृष्टि स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, विद द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ x माइनस 1200 x एंड x प्लस 1800। इतने इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। प्रॉफिट ऑफ प्रीति इज इन्वेस्टेड, जो भी प्रॉफिट होगा प्रीति को, है ना, बिजनेस के टेन्योर के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको अगर हमने 18% पर एनम एसआई पर इन्वेस्ट किया 5 साल में, तो डेफिनेटली 90% इंटरेस्ट मिलेगी। 18 इंटू 5 90%, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 3600, यानी कि 90% बराबर 3600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो 100%, यानी कि प्रीति का जो प्रॉफिट हो गया वो 4000 रुपये हो गया। यानी प्रीति को जो प्रॉफिट हुआ वो 4000 रुपये हुआ। ठीक है, 4000 का प्रॉफिट हुआ। एंड टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस इज 4800, मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ प्रीति। यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? इसके डबल से 4800 ज्यादा, इसका डबल है 8000, 8000 प्लस 4800 12800, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 12800। यस, तो अब देखो प्रीति का प्रॉफिट किसके करस्पॉन्डिंग होगा? एक्स के करस्पॉन्डिंग, और टोटल प्रॉफिट किसके करस्पॉन्डिंग होगा? इन तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट आप ले लो, विच इज नथिंग बट 3x प्लस 600, इन तीनों का सम, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू प्रीति का प्रॉफिट 4000 और टोटल हो गया 12800। यस, अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 8 से 5 बार, 8 से गया, 8 इंटू 1 8, है ना, बचेगा 4, 8 इंटू 6 5/16, तो 16x बराबर हो जाएगा 15x प्लस 3000। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x विच इज नथिंग बट 3000। x की वैल्यू 3000 आ जाएगी हमारे पास। यस, x की वैल्यू 3000 आ गई। अब पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमन एंड प्रीति इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ सृष्टि। तो अमन का इन्वेस्टमेंट कितना है? ये, और इसका कितना है? ये, तो दोनों का सम कितना हो गया? 2x माइनस 1200, और सृष्टि का कितना है? x प्लस 1800। क्या ये दोनों बराबर है? वैल्यू रख के देखते हैं। x की वैल्यू 3000 रखी, 3000 इंटू 2 6000, 6000 माइनस 1200 हो गया 4800, और ये हो गया 3000 पर 1800, तो ये भी 4800। तो दिस इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट है पहला वाला। सेकंड है वैल्यू ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 18। क्या ये 18 का मल्टीपल नहीं है? तो 9 का ही मल्टीपल नहीं है। सम ऑफ डिजिट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, तो 18 का कहां से होगा? दिस इज रॉन्ग। अमन गेट्स 18.75% ऑफ टोटल प्रॉफिट। अच्छा, अमन का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? 3000 माइनस 1200 यानी 1800। प्रीति का कितना आएगा? 3000, है ना, और इसका कितना आएगा? 3000 प्लस 1800 यानी 4800। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 6 से गया 3 बार, 6 से 5 बार, 6 से 8 बार, तो अमन को कितना मिल रहा है? 3 पार्ट्स मिल रहा है। भाई जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। 3 प्लस 5 8 और 8 16, 3/16 इंटू 100। सिंस 1/16 इज 6.25%, 3/16 उसका 3 गुना होगा यानी 18.75%। अदरवाइज आप डिवाइड करके देख लो 300 को 16 से, कितना आएगा? 18.75%। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 and 3 बोथ आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी, दे आर ग्रेटर देन 1। सम ऑफ ए एंड बी 61। ए प्लस बी हमें दिया गया है 61। नेक्स्ट दिया गया b डिवाइडेड बाई ए। अगर मैं b को a से डिवाइड करता हूं तो क्वोशंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 7। क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर 7 है, तो मैं b को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू ए प्लस 7, 2 इंटू ए प्लस 7। जो वैल्यू मैं b की यहां भी पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a प्लस 7 यानी 3a प्लस 7 बराबर 61। तो 3a की वैल्यू कितनी हो गई? 61 माइनस 7 इज 54। तो a की वैल्यू आ गई 18। a की वैल्यू 18 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61 माइनस 18 विच इज नथिंग बट 43। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, यस। चलिए आगे क्या बोला है? c पावर n माइनस 2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है? -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1 है ना, उससे बड़ा तो फिर 0 आ जाता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव आ जाते हैं, और उससे लेफ्ट में जाएंगे हम नंबर लाइन पर तो छोटे होते जाएंगे नंबर। अगर मैं -10 की बात करूं तो -1 से छोटा है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है -1।
तो दिस इज नथिंग बट -1। तो डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्टली ये चीज कही गई है एकदम। तो c पावर n बराबर 2 - 1 यानी 1। तो यानी देखो अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं किसी की भी पावर 0 लगा देता हूँ तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो n की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अच्छा आप कहोगे सर c की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर मैं c की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 की पावर 2000 लगा दूं या कुछ भी लगा दूं तो वो 1 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें एक चीज दी गई है कि एबीसी आर इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, है ना। एबीसी तीनों ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इस किसी की भी पावर 1 बराबर 1 होने का एक ही तरीका है कि उसकी पावर 0 हो। भाई अगर ये 1 से बड़ा है नंबर तो उसकी पावर कुछ भी हम लगाएंगे तो 1 कभी नहीं आएगी सिवाय 0 के। अगर मैं पावर 0 लगा दूंगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यू गॉट n इक्वल्स टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली लाई विद इन दिस रेंज। तो c की पावर n तो हमें पता है कितना है 1, माइनस n इज वॉट 0 प्लस a इज वॉट 18, 2। अब 2 कहां तक जाना है, b माइनस से, b माइनस ए इज 43 माइनस 18, राइट। so this is 19 to 43 minus 18 is what 25। ठीक है, 19 to 25 की रेंज में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये। तो आंसर इज ऑप्शन डी। यस। तो मैंने यहाँ पर क्विक डिस्कशन आपको कराया आईबीपीएस पीओ मेंस के अरिथमेटिक वाले सेक्शन का, जो डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे या जो अदर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। अब मैं पूरा पेपर करा चुका हूँ आपको अलग अलग पार्ट्स में, किसी किसी पार्ट में डीआई कराया, किसी पार्ट में कुछ और कराया है ना। तो सारे मतलब ऑलमोस्ट मतलब सभी पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीटेड हैं हमारी तरफ से। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप पूरा पेपर आईपीएस पीओ मेंस का 2022 का, है ना, एकदम करेक्ट पेपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं, राइट। तो इस सेशन में इतना ही था। ये सेशन आपको कैसा लगा वो जरूर बताना, और साथ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर, ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है और इसके ऑप्शन है ये, है ना, इस सवाल का आंसर आप जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।